एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल इन योर लाइफ एंड इन योर स्टडीज टू। मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक न्यू सीरीज जिसका नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सीरीज, PYQ सीरीज। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं CBSE 2017 के बोर्ड का पेपर, जिसमें हम सारे ही सेट्स को कवर करने वाले हैं। तो उस टाइम पर ना 3 सेट्स आए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो हम सारी सेट्स को कवर करेंगे। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम फर्स्ट भी पूरा सॉल्व करें, सेकंड भी एंड थर्ड भी। हम क्या करेंगे, हम सेट 1 को पूरा सॉल्व करेंगे, फिर सेट 2 में हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो सेट 1 में नहीं आए थे। सिमिलरली फॉर द सेट 3 हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो उन दोनों सेट्स में नहीं थे। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि उस टाइम पर जब 2017 में जो सिलेबस था दैट इज डिफरेंट फ्रॉम नाउ अ डेज सिलेबस। तो आप कहोगे फिर कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन करने तो पड़ते ही हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हम सभी लोग अपने एग्जाम के पहले करते हैं, जिससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके के बोर्ड में पेपर आता है, किस तरीके के हमें सॉल्यूशन लिखने हैं, है ना। तो यहाँ पर जो टॉपिक हमारे आज के सिलेबस में नहीं है, उन टॉपिक्स को हम नहीं सॉल्व करेंगे, उन क्वेश्चंस को हम हटा देंगे, उन क्वेश्चंस को हम नहीं। अब जहाँ पर भी देखोगे ना, अगर रैंडमली आपको 12 के बाद 14 दिख जाए, 13 नहीं, आप समझ जाना कि वहाँ पर 13th जो क्वेश्चन था ना वो हमारे सिलेबस का नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको नहीं सॉल्व कराया है। अब बात करें पेपर के पैटर्न की, तो उस टाइम पर हमारे यहाँ पर कुछ 5 सेक्शंस आए थे, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D, सेक्शन E। ठीक है, अब कभी कभी 4-5 सेक्शंस होते रहते हैं, उनमें सेक्शन वाइज ना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लाइक फॉर सेक्शन A ओनली 1 मार्क, सेक्शन B के लिए 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो हमें मार्क्स के अकॉर्डिंग ही अपना आंसर लिखना है, क्योंकि हमारा पेपर तो हमको टाइम पर ही सॉल्व करना है। अगर हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर लिखेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा एट द एंड ऑफ द डे। तो चलो विदाउट डूइंग एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सीरीज का पहला क्वेश्चन। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, जिसमें पूछा गया है कि डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉइल्स, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स ऑफ सेम लेंथ वाउंड वन ओवर द अदर, एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। तो यू कैन डिफाइन द आंसर इज फॉर 3 मार्क्स ओनली, उससे ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करना है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इतने पोर्शन की जिसमें पूछा गया है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की आपको डेफिनेशन देनी है। इफ वी टॉक अबाउट द म्यूचुअल इंडक्टेंस, लेट अस डिफाइन लाइक दिस कि मैंने खाना खाया और मेरे बगल वाले का पेट भर गया। दिस इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो देयर इज एन इंडक्शन ऑफ इन EMF ड्यू टू द चेंज इन करंट इन माय नेबरिंग कॉइल। ओके, तो मैं क्या लिखूंगी, देयर इज एन इंडक्शन of an EMF due to change in of an EMF in one coil due to change in the current in the neighboring coil। आई बात समझ में? एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो, उससे याद भी करके रख सकते हो, रिकॉल करके रख सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ तक हमने डेफिनेशन वाला पार्ट खत्म कर लिया है इसका। अब हम बात करेंगे इस एक्सप्रेशन वाले पार्ट की, जिसमें आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स ऑफ सेम लेंथ वाउंड वन ओवर द अदर आपको डिराइव करना है। आप चाहो तो यहाँ पर EMF का फॉर्मूला भी लिख सकते थे, -mdI/dt। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस का, ये फॉर्मूला यहाँ पर आप लिख सकते थे। अब चलो बात करते हैं डेरिवेशन वाले पार्ट की। सबसे पहले आपको फिगर बनाना पड़ेगा। किसका फिगर बनाओगे? 2 लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स का। चलो
अब जैसे ही हमने डेफिनेशन वाला पार्ट कवर कर लिया, अब इसमें क्या हमको निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड्स का हमें एक्सप्रेशन निकालना है, जिनकी जो लेंथ है वो सेम है और वो एक दूसरे के ऊपर वाउंड है। मतलब अगर एक ऐसे ऐसे तो दूसरा भी इसी के एक दूसरे के ऊपर ही वाउंडेड है। तो हमने कुछ बनाने का ट्राई किया। हमने ये पर्पल वाला आप मान लीजिए ये प्राइमरी आपका सोलेनोइड है, एंड जो ग्रीन वाला है वो आपका सेकेंडरी सोलेनोइड है। आप लिखोगे लेट N1 इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी सोलेनोइड, Φ1 इज द फ्लक्स इन प्राइमरी सोलेनोइड, एंड N2 इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी सोलेनोइड, एंड Φ2 इज द फ्लक्स इन द सेकेंडरी सोलेनोइड। ठीक है, हम जानते हैं कि जो सोलेनोइड का जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज अलोंग द एक्सिस, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड को भी अलोंग द एक्सिस शो कर दिया है। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो इसका एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड की तरफ आएगा, तो हमने वो भी शो कर दिया है। ठीक है, जो भी चीज़ें मैंने अभी बोली यहाँ वो सारी चीज़ें अपनी लिख लोगे। अब अगर बात करें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इन द प्राइमरी सोलेनोइड, तो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड इन प्राइमरी सोलेनोइड। अब क्योंकि दोनों ही सोलेनोइड जो है एक दूसरे के ऊपर बाउंडेड हैं और सोलेनोइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक्सिस के अलॉन्ग होती है, मतलब दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी, तो हम उसको बी ही रखते हैं। तो बी सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके का, म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, N1 अपॉन L। व्हाट इज L? L इज दिस वन। L क्योंकि सेम है तो हमने यहाँ पर इस तरीके से मेंशन कर दिए हैं। नाउ पुट द, और करंट क्या होगा, क्योंकि प्राइमरी सोलेनोइड की बात हो रही है तो करंट होगा इसका I1। तो म्यू नॉट N1 L अपॉन I1, वेयर I1 इज द करंट इन द प्राइमरी सोलेनोइड। सो दिस इज योर इक्वेशन 1। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो प्राइमरी में मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण सेकेंडरी सोलेनोइड में क्या इंड्यूस्ड होगा, तो आप बोलोगे फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा। नाउ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इन प्राइमरी सोलेनोइड, और मैग्नेटिक फील्ड का इंड्यूस्ड हुआ है इन सेकेंडरी सोलेनोइड, तो उसका फ्लक्स हमारा है Φ2, और Φ2 का फॉर्मूला होता है B डॉट ए। अब क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स भी इंक्लूडेड है तो ये हो जाएगा आपका N2B डॉट ए। नाउ ओपन द डॉट प्रोडक्ट दैट इज N2BA cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द B एंड A, एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन द B एंड A इज 0 बिकॉज बोथ आर इज अलोंग द, दिख रहा है ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये दोनों पैरेलल है, थीटा आपका 0, तो ये आपका हो जाएगा N2BA, बिकॉज cos 0 इज इक्वल टू व्हाट, थीटा इक्वल टू 0, तो cos 0 आपका होता है 1, तो आपका ये आ गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, N2 आप पुट करोगे B की वैल्यू, तो N2 म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L डॉट A, ये कहाँ से आया आपका, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ से ध्यान से देखो तो आप इसको और सिंप्लीफाई वे में लिखो तो Φ2 आपका आया है म्यू नॉट N1 N2 I1 A अपॉन L। ठीक है, इसको आपने बॉक्स में इंसर्ट कर दिया, इसको भी आप कर सकते थे। यहाँ तक की बात कहानी आ गई समझ में। अब यहाँ पर हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा होता क्यों है, क्योंकि चेंज इन करंट होता है फर्स्ट में और फ्लक्स इंड्यूस्ड होता है आपका सेकंड में। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं M इज इक्वल टू Φ2 अपॉन I1। कुछ याद आ रहा है, NCERT में कुछ ऐसा पढ़ा है, चलो तो ये हो गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ Φ2 हेयर, तो M हो जाएगा आपका Φ2 है आपका म्यू नॉट N1 N2 I1 A अपॉन L, और ये हो गया I1, ये I1 से I1 हो गया कैंसिल। नाउ द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड्स ऑफ द सेम लेंथ दैट इज म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L, और इसको मैं अच्छे से लिख दूं तो M का कोफिशिएंट आपका आ गया है म्यू नॉट N1 N2
A/L। तो आप क्या मेंशन कर दोगे इसको बॉक्स में डाल के, हैंस द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स ऑफ सेम लेंथ वाउंड वन ओवर द अदर इज दिस। तो आपने एक्सप्रेशन निकाल लिया है, यहीं पर आपका जो आंसर है वो क्लोज हो जाएगा। आपको सिर्फ वहां पर मेंशन करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हाट इज N1, व्हाट इज I1, व्हाट इज N2, व्हाट इज phi2, व्हाट इज I1, I2, all the things you have to mention, like consider I1 is this, I2 is this, N1 is this। तो आपको पूरा उस पैराग्राफ से ही स्टार्टिंग करना है if we are going to solve the expression part। ओके और डायग्राम भी बहुत ही नीट एंड क्लीन बनाना है, आपको वहां पर इजीली दिख पाए कि कौन सा प्राइमरी सोलेनॉइड है, कौन सा सेकेंडरी सोलेनॉइड है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। तो चलो हम बात करते हैं 16th के और पार्ट की, जिसमें आपके पास क्वेश्चन आया था ये वाला, जिसमें बोला गया है डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर L कनेक्टेड अक्रॉस अ सोर्स ऑफ EMF। क्लियर। अब आप कहोगे कि 16 क्वेश्चन पहले भी था, बिल्कुल था, तो ये था उसके और में, तो कुछ लोग वो सॉल्व करेंगे, कुछ लोग ये सॉल्व करेंगे। आपको दोनों क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, लेकिन मैं यहाँ पर दोनों क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ बिकॉज मुझे नहीं पता कि कौन बच्चा जो है वो किस तरीके का इसमें चूज करने वाला है। नाउ कम टू द क्वेश्चन पार्ट। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, तो लेट मी डिफाइन लाइक दिस कि मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने खाना खाया, दूसरे का पेट भरा, दिस इज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस। नाउ मैंने ही खाना खा रही हूँ, मेरा ही पेट भर रहा है, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस। सो इन दिस EMF is induced EMF due to the change in the magnetic flux which changes due to the varying current। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखती हूं। सेल्फ इंडक्टेंस of a coil is defined as the EMF induced in the coil due to change in magnetic flux which changes due to varying current। नाउ क्लियर। चलो, तो ये हमने डेफिनेशन वाला पार्ट कर लिया। अब यहाँ पर अगर और देखो तो व्हाट आइडेंटिफाई जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, फ्लक्स इज चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द करंट, है ना। अब यहाँ पर क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स होंगे कॉइल में, तो ये हो लिख सकते हैं इसको हम N phi is equal to Y। what is N and phi? this is known as flux linkage। ओके अब यहाँ पर अगर आप ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा दैट इज नोन एज सेल्फ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। व्हाट इज दिस सेल कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, अब EMF की अगर बात करें तो EMF होता है हमारा अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ दैट इज माइनस d∅/dt, और नंबर ऑफ टर्न्स है तो माइनस n/dt, और सब चीज़ें रखोगे तो n∅ तो आपके इसके बराबर है, तो ये हो जाता है -L di/dt। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपको सिर्फ डेफिनेशन वाला पार्ट पूछा है, इसे बताने के लिए था। नाउ कम टू द डेरिवेशन पार्ट दैट इज ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर L कनेक्टेड अक्रॉस द सोर्स ऑफ एन EMF। नाउ जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि EMF जो है वो -L di/dt होता है, वहाँ पर L जो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है। अगर हम बात करें इस जहाँ पर जो इंड्यूस्ड हो रहा है EMF, इसको हम कहते हैं एक बैक EMF फॉर दिस केस। एंड इस बैक EMF के लिए अब इस बैक EMF के अगेंस्ट पर क्या होता है, हमें कुछ काम करना पड़ता है, एंड ये जो हम वर्क करते हैं दैट इज स्टोर्ड एज एन पोटेंशियल मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में वो स्टोर्ड होता है। सो दिस इज नोन एज सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, दिस इज नोन एज सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, एंड इसी को हम बोलते हैं बैक EMF। एंड इस बैक EMF के अगेंस्ट हम क्या करते हैं, कुछ काम करते हैं, वो हमारा स्टोर होता है ऐसा पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो dW/dt rate of change of work is proportional to this one।
ठीक है। अब यहाँ पर इसका हम फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं, दिस माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो उसको भी लिख देती हूँ। तो डी डब्ल्यू बाई डी टी नाउ इक्वल टू द माइनस एल डी आई बाई डी टी, और यहाँ पर है एल। एज वी नो दैट दिस इज अ कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो एल आपका बाहर आ जाएगा, डी आई बाई डी टी एल आई आप इस तरीके से लिख दोगे। नाउ इंटीग्रेटेड, जब आप इंटीग्रेट करोगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एल आप बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन में आप लिमिट लगाओगे क्या, 0 टू आई, और अंदर है आई डी आई। ठीक है, करंट 0 से आई तक की आपने लिमिट लगा दी। अब आई का जो इंटीग्रेशन जब आप करोगे विथ रिस्पेक्ट टू द डी आई के लिए, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन एल आई स्क्वायर अपॉन 2। अब क्योंकि यहाँ पर मॉड था तो क्या हमें ये नेगेटिव लेने की ज़रूरत थी, नहीं थी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज हमने क्या लिया है, सिर्फ ईएमएफ का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर आपका जो वर्क डन का एक्सप्रेशन है दैट इज हाफ एल आई स्क्वायर। सिर्फ आपको याद कर रखना है कि जो हमारा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है दैट इज स्टोर्ड एज एन बैक ईएमएफ। फॉर दैट बैक ईएमएफ वी हैव टू डू सम वर्क दैट इज स्टोर्ड एज एन पोटेंशियल एनर्जी, एंड that means like this, the dw by dt is equal to emf dot I। अब emf में हमने मॉड लगाया है, तुम्हारा नेगेटिव साइन नहीं आएगा, और यहाँ पर आपका पूरा सॉल्यूशन होकर आप इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर एंड लिमिट लगाएंगे इंटी 0 टू y, और आपको आंसर मिल जाएगा। ये किसका आपको आंसर मिल गया है, ये आपको आंसर मिल रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर L विच इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। अब क्योंकि वर्क डन ही हम किस रूप में स्टोर करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर करते हैं, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी टू, E इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर इंडक्टर के केस में। नाउ फिनिश करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, जो कि हमारा 3 मार्क्स का है। इसमें हमारे ए एंड बी पार्ट्स हैं, और ए पार्ट की ही बात करें तो राइट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ अ मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज के वर्क करने का प्रिंसिपल क्या है, दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये इसका प्रिंसिपल हो गया। और इसकी इक्वेशन क्या होती थी, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, और इस प्रिंसिपल पर ही हमारा मीटर ब्रिज काम करता था। एंड आप इसका यूज करते थे टू कंपेयर द टू रेजिस्टेंस और टू आइडेंटिफाई द रेजिस्टेंस ऑफ अननोन कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी बात हो गई। इस क्वेश्चन को हमने इतना ए पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि मीटर ब्रिज का जो डायग्राम होता है वो किस तरीके से होता है, और किस तरीके से हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कैसे हम वो वैल्यूज निकालते हैं। चलो मूव करते हैं। तो चलिए देखते हैं 17 क्वेश्चन का बी पार्ट। इसमें बोला गया है कि इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ L1 with resistance R and S as shown in this figure. So this is the figure for the meter bridge. In the meter bridge this scale is in 1 meter. ओके ये जो पूरी स्केल है ये 1 मीटर की होती है, इसीलिए हम इसको मीटर ब्रिज कहते हैं। 1 मीटर कह लो, या फिर आप कह सकते हो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि इसका जो बैलेंस्ड पॉइंट है वो आपको मिल रहा है इस L1 पर, दिस इज L1। ठीक, और इसमें जो रेजिस्टेंस है दैट इज R एंड S। अब इन्होंने क्या किया, एक और अननोन रेजिस्टेंस बाद में दूसरे केस में लगा देंगे विद पैरेलल टू दिस S। तो इस S के पैरेलल में एक अननोन रेजिस्टेंस लगाई जाएगी, फिर आपका जो बैलेंस्ड पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा L2 पर। अब आपको निकालना है ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर X इन टर्म्स ऑफ L1, L2 एंड S। ओके, नो इशू। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें एक नॉर्मल मीटर ब्रिज की, जो कि वर्क करता है एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर, तो उसमें हमारा क्या था इक्वेशन, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, दैट्स इट। तो यहाँ पर R1 आपका होगा ये, R2 होगा आपका ये। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या आएगी नॉर्मल की, R अपॉन S इज इक्वल टू, एंड जहाँ पर R3 R4 था वहाँ पर अब आपका आएगा दिस इज L1, एंड इतना पूरा जब कितना है, ये पूरा है आपका 100 सेंटीमीटर, तो इतना जो पोर्शन है ये कितना हो जाएगा 100 माइनस L1। ओके, एंड ये क्या होता है, एक जॉकी होती है, इसको हम इधर से
इस पॉइंट को हम मान लेते हैं स्टेशनरी। यहाँ से इस हम जॉकी को अगर मूव करते हैं तो वहाँ पर जब ये बैलेंस्ड, आपका पहला बैलेंस पॉइंट उसने दी है L1, फिर दूसरा बैलेंस पॉइंट वो शिफ्ट कर देगा। ठीक है, दिस इज योर गैल्वेनोमीटर एंड दिस होल इज जॉकी। ओके, तो यहाँ पर जब R3/R4 की जगह पर अब आता है L1/100 माइनस L1। क्लियर? सो दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। जब आपने एक नॉर्मल व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर इस मीटर ब्रिज को देखा है, जब नॉर्मल कंडीशन है, ये एग्जैक्टली द मीटर ब्रिज है, ये आपका एक बैटरी है और ये एक हो गया आपका सेल। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम अब जो सेकंड कंडीशन में बोला है कि इस S के पैरेलल में उन्होंने एक और रेजिस्टेंस लगाई है, दैट इज X, तो मैंने भी पैरेलल में लगा दिया। अब अगर पैरेलल में जब रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो उसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो चेंज होती है। तो यहाँ पर लिखोगे आप सिंस X पैरेलल टू S देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों, आप उसको बोल दो REQ, दैट इज XS/X प्लस S। ठीक है, तो अब ये जो पूरा जो सर्किट है इसकी जगह पर हम अज्यूम कर लेते हैं, इतनी जगह पर अब आ चुका है आपका इस तरीके की एक REQ, जिसकी वैल्यू हमारे पास ऑब्वियसली हमने निकाल ली है। अब अगर यहाँ पर हम व्हीट स्टोन प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल इक्वेशन क्या होगी, R/S, यही थी, तो R तो एग्जैक्टली है। इस S की जगह पर अब आ चुका है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ S एंड X, वो है आपका REQ इज इक्वल टू L1 तो अब नहीं होगा, अब इसका कहाँ पे शिफ्ट हो गया है बैलेंस्ड पॉइंट, हम मान लेते हैं कि अब ये बैलेंस पॉइंट हो गया है इसका L2, तो उतना हो जाएगा 100 माइनस L2। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस REQ की वैल्यू रखते हैं, तो R/REQ की वैल्यू है XS/X प्लस S विच इज इक्वल टू L2/100 माइनस L2। देखिए आप, हमने क्या करा, इसकी वैल्यू रख दी REQ की फ्रॉम इक्वेशन, आप कह सकते हो इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब देखेंगे अगर हम दोनों अभी हम इक्वेशन 3 को नाम दे दिया, हम 3 और फर्स्ट को देखें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें तो कॉमन है, लाइक ये R हमारा कैंसिल आउट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 करते हैं वो भी। तो मैं लिख रही हूँ डिवाइड इक्वेशन 3 बाय 1, तो कितना हो जाएगा, तो मैं इसको अगर डिवाइड करूँ तो ये आएगा RX प्लस S डिवाइडेड बाय R/S विच इज इक्वल टू L1/100 माइनस L1/L2/100 माइनस L2। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि R से तो R हो गया है कैंसिल आउट, और यहाँ पर जो आपका निकल कर आएगा दैट इज X प्लस S/X इस लेफ्ट हैंड साइड के पोर्शन पर। एंड जब भी आप कोई न्यूमेरिकल अगर आप इस तरीके का सॉल्व करते हो तो वहाँ पर आप ये ज़रूर बताओगे कि व्हाट इज़ L1, व्हाट इज़ L2, व्हाट इज़ R, व्हाट इज़ X, व्हाट इज़ S, ये सारी चीज़ें आपको बताना इज़ मैंडेटरी सो दैट कि दे नो कि आप ये क्या कर रहे हो, है ना। तो मैंने तो उतनी सारी चीज़ें नहीं लिखी है, बट यू हैव टू स्टार्ट योर आंसर विद दिस पॉइंट। ओके, चलो अब यहाँ पर ये आपका आ गया LHS, इधर क्या आ जाएगा आपका, और इधर आपका आएगा L1/100 माइनस L1 मल्टीप्लाई 100 माइनस L2/L2, यही आ जाएगा, वही मैंने लिख दिया है। अब अगर इसमें LHS को मैं किस तरीके से और लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ 1 प्लस S/X, क्योंकि मुझे एट द एंड ऑफ द डे इस क्वेश्चन में मुझे X की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ L1, L2 एंड S। ठीक है, इज इक्वल टू L1/L2, यहाँ पर ये L2 आएगा बच्चों, क्योंकि मैंने 3/1 किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा L2/L1, ये L2, L2, L1, L1। ठीक है, एंड यहाँ पर आएगा 100 माइनस L1/100 माइनस L2। अब इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ, S/X इज इक्वल टू L2/L1 100 माइनस L1/100 माइनस L2 -1।
और करूंगी तो s अपॉन x इज इक्वल टू 100 L2 में इसका मल्टीप्लाई कर देती हूँ और L2 L1 अपॉन पूरा आप इसका एलसीएम ले लो। क्या ले रहे हैं हम एलसीएम? L1 और 100 माइनस L2 ले रहे हैं माइनस 100 L1 प्लस L2 L1, ये दोनों हो गए कैंसिल आउट बाय टेकिंग द एलसीएम। यू कैन ऑल्सो ट्राई टू एंड यू विल गेट दिस आंसर ओनली। अब जब यहाँ पर देखोगे तो s अपॉन एक्स इज इक्वल टू 100 L2 माइनस 100 L1 अपॉन L1 100 माइनस L2। अब आपको चाहिए आंसर x का, तो आप इसको रेसिप्रोकल करते हो अगर, तो ये निकल कर आएगा x अपॉन एक्स इज इक्वल टू L1 100 माइनस L2 अपॉन 100 को कॉमन ले लो L2 माइनस L1 एंड अब x का आपका पूरा आ जाएगा फॉर्मूला दैट इज L1 100 माइनस L2 अपॉन 100 L2 माइनस L1 मल्टीप्लाई s। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर x इन टर्म्स ऑफ L1 L2 एंड s। मैंने यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना 3/1 किया है, तो ऊपर आपका L2 आएगा जो कि मैंने पहले L1 कर दिया, तो मुझे बाद में याद आया तो मैंने उसको करेक्ट कर दिया। तो ये L1 है, इसका पूरा नहीं तो पूरा आंसर का ही फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, L2 L1 की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे बाय डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ दिस क्वेश्चन। बस यहाँ पर इतना ही ट्रिक है, बाकी सब सिर्फ मैथमेटिक्स है। ठीक है, चलो आपका फॉर्मूला निकल आया है तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आप एंड में लिख दोगे हैंस अ फॉर्मूला फॉर x इन टर्म्स ऑफ L1 L2 एंड s। इसको ब्लॉक में डालोगे और मूव करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 20 के ए पार्ट में, जिसमें बोला है कि ड्रॉ रे डायग्राम डिपिक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, तो अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं तो इस वर्ड पर ध्यान देना। तो इस केस में जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस रहता है दैट इज ग्रेटर देन लार्जर एपरेचर का होगा, लार्जर फोकल लेंथ का रहेगा एज कंपेयर टू द आई पीस। तो यहाँ पर आपको फिगर में भी दिख रहा है, देखो बड़ा है ये छोटा है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्टिव लेंस पर जो पैरेलल रेज आ रही हैं, ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है, तो वहां से जो रेज आ रही हैं, बहुत सारी रेज आ रही होंगी और एक रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से भी जाएगी। जब ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे जाती है तो विदाउट डेविएशन वो चली जाती है स्ट्रेट, कोई उसमें डेविएशन नहीं होता है। तो इसमें भी नहीं हुआ, ये चली गई भाई स्ट्रेट, देखो। ठीक है, एंड कुछ रे यहाँ से आई, तो जब वो इस प्रिंसिपल एक्सिस पर आई तो यहाँ से वो टकरा के थोड़ा डेविएट हो गई, ये जा रही है। ठीक है, एंड सिमिलरली फॉर हेयर इस तरीके से गई। ओके, अब इन तीनों का जो एक मीटिंग पॉइंट है जहां पर सारी इंसिडेंट जहां पर वो मिली, वहां पर आपकी क्या फॉर्म हो जाती है? इमेज फॉर्म हो जाती है एक मीटिंग पॉइंट पर। तो यहाँ पर आपकी इस ऑब्जेक्ट की, यहाँ पे जो इन्फिनिटी पे रखा है उस ऑब्जेक्ट की आपको इमेज मिल गई। ये रही इमेज जिसका आपने नाम दे दिया A डैश B डैश, एंड ये जो इमेज है ये आपको इन्वर्टेड मिली, रियल एंड इन्वर्टेड मिली। ठीक है, एंड यहाँ पर जहाँ पर वो इमेज फॉर्म्ड हुई उसको हमने क्या नाम दिया है? FO। व्हाट इज FO? FO इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ये जो इमेज है ये इस आई पीस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगी। अब इस आई पीस को दिख रहा है, ठीक है, इस आई पीस को जब यहाँ से आप देख रहे हो तो यहाँ से जब रेज आ रही है तो एक रेज तो आपकी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, वो तो स्ट्रेट चली गई। ठीक, एंड यहाँ से जो आपकी रेज आई थी उनका जो देख रहे हो आप, आईज तक आपके पहुँची, ये जो रेज आ रही थी ना ये यहाँ से डेविएट होके जब आपकी आईज तक पहुँची तो आपकी आई ने देखा कि कहीं उसको इमेज नहीं मिली, तो उसने यहाँ से उसने अपने अज्यूम कर लिया कि अब जो इमेज है, क्योंकि सारी वो एक पैरेलल रेस टाइप तरह की जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं जाके पैरेलल रेस तो वो कहीं नहीं मिलेंगी, पहली बात। बट ये उसने अज्यूम कर लिया कि कहीं भी जाके इन्फिनिटी पर जाके एक इमेज को, फाइनल इमेज को वो फॉर्म्ड कर देगी। ठीक है, एंड यहाँ से उसको बोल दिया कि फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी।
ठीक है, वहाँ पर कंक्लूड हो गया। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये थी कि इस आई पीस का जो फोकल लेंथ है वो कहाँ है, एफओ के बिल्कुल, एफओ जहाँ पर है वहीं पर आई पीस का है। तो एफ ई इज़ द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। एंड ये व्हाट इज़ अल्फ़ा, व्हाट इज़ अल्फ़ा, ये अल्फ़ा एंड ये अल्फ़ा क्या है, ये बीटा क्या है। तो अल्फ़ा एंगल है जब आपकी आई ने बनाया है ऑब्जेक्ट के साथ, एंड बीटा इज़ द एंगल जो आपकी आई ने फॉर्म किया है इमेज के साथ। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का फिगर, और आप इस तरीके से बना लोगे अपने एग्जाम में। सिर्फ ध्यान देंगे इनके साइज में गड़बड़ मत करना। कई बार क्या होता है ना कि हम सब कुछ सही कर, सारी रेस सही करके आए, सब कुछ हमें लग रहा है हमने बहुत सही कर दिया। दिक्कत कहाँ हो जाएगी कि हमने जो ऑब्जेक्टिव लेंस बनाया वैसा ही हमने आईपीस बना दिया। जैसे इस एग्जामिनर ने देखा वो बिना कुछ करे इतनी मेहनत जो आपने की वो गलत कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव लेंस का जो साइज है वो आप बड़ा रखोगे एज कम्पेयर टू द आईपीस। ठीक है, तो अब आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 20 का बी पार्ट। 20 का बी पार्ट में बोला गया है कि यू आर गिवन द फॉलोइंग 3 लेंसेज। आपके पास 3 लेंसेज हैं अलग अलग तरीके के, मेरे सामने 3 लेंसेज रखे हैं जिसमें से मुझे चूज करना है विच 2 लेंसेज विल यूज एज एन आई पीस एंड एन ऑब्जेक्टिव टू कंस्ट्रक्ट एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड गिव रीजन। तो जो भी हमारे पास 3 लेंसेज दिख रहे हैं उनमें से कौन से 2 लेंसेज को आप यूज करने वाले हो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल के लिए। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो हमने ए पार्ट में देखा था, ए पार्ट में क्या देखा था कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो बड़ा होता है, आई पीस छोटा होता है, इतना पढ़ा था। और हमको ये पता है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, जिसको मैं लिख रही हूँ OL ऑब्जेक्टिव लेंस, इसका जो एपरेचर होता है वो ज़्यादा होता है, लार्जर एपरेचर। और क्या ज़्यादा होता है इसका, लार्जर फोकल लेंथ। ठीक है, अब इस और आई पीस के लिए क्या हो जाएगा, आई पीस इसके लिए होता है स्मॉल एपरेचर एंड स्मॉल फोकल लेंथ। ठीक है, अब यहां पर जो 3 लेंस है इनको देखने का जो टेबल दी गई है, क्या टेबल में है, एक तरफ है लेंस पावर, मतलब पावर जो आपको डायोप्टर में होता है, और एपरेचर। L1 की जो पावर है वो 3 है और एपरेचर है 8। L2 का जो पावर है वो 6 है, एपरेचर है 1। L3 का 10 पावर 1 एपरेचर। तो L2 L3 तो वैसे भी नहीं होने वाले हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। क्यों बताओ, देखो जल्दी से, मैंने अभी यहाँ पर आंसर मिल चुका है। देखो L2 एंड L3 जो है, क्योंकि इनका जो एपरेचर है बहुत कम है तो इनको तो हम यूज ही नहीं कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा L1, जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो L1 हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए यूज। आप एग्जाम में पूरा लिखोगे ऐसे, ऑब्जेक्टिव L1 इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्टिव लेंस सिंस, या फिर आप लिखोगे एस L1 has larger aperture than other 2 lenses। ठीक है, तो हमारा L1 तो डिसाइड हो गया कि भाई चलो वो तो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है। अब L2 एंड L3 में अगर हम लोग सिर्फ एपरेचर देखा तो हम तो बता ही नहीं पाएंगे कि कौन सा आई पीस के लिए यूज होगा। बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, है ना। क्यों? क्योंकि दोनों का ही सेम एपरेचर है 1 तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। अब हमारा यहाँ पर देखेंगे हम ये पावर क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ देखते हैं, क्योंकि जो पावर का फॉर्मूला होता है दैट इज 1/f, है ना। तो क्या हो जाएगा L2 के लिए 1/6 एंड L3 के लिए हो जाएगा, क्या हो गया ये 1/6, क्या ये फोकल लेंथ है, क्योंकि फोकल लेंथ का फॉर्मूला यहाँ से हो जाएगा 1/p। तो मैंने 1/p पे यहाँ पर ये लिख दिया 1/6। सिमिलरली फॉर द L3 फोकल लेंथ हो जाएगी 1/10। ठीक है, क्लियर। चलो अब यहाँ पर भी ध्यान से अगर देखोगे तो क्या होगा, तो आप यहाँ से कह दोगे कि मैम ये तो कुछ आएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.1 समथिंग,
कितना 0.1 आएगा, तो ये हो जाएगा 0.16 आएगा। और ये मेरा कितना आएगा 0.1 आ रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं बड़ा है। और L3 का जो मेरा फोकल लेंथ है वो क्या है, वो कम है एज कंपेयर टू द L2। तो स्मॉल फोकल लेंथ का होता है आईपीस, देयरफॉर वी कैन यूज L3 इन आईपीस as L3 has smaller focal length as compared to L2। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बता दिया कि हम L1 को यूज़ करेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, L3 को यूज़ करेंगे आईपीस के लिए। हैंस द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। अब यहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम में ये OL और EP नहीं लिखना है, हमें पूरा लिखना है। यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा बहुत कहीं कहीं शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, और पूरा एक सेंटेंस में लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है। ओके, क्लियर। चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 21 फ्रॉम द सेट 1, जिसके ए पार्ट में आपसे पूछा गया है स्टेट बायोट-सैविट लॉ एंड एक्सप्रेस दिस लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो बायोट-सैविट लॉ को डिफाइन करने से पहले हमारे पास एक फिगर होना चाहिए कुछ इस तरीके का। वो ये क्या है, तो ये है हमारा एक करंट एलिमेंट जिसमें फ्लो हो रहा है करंट आई। ठीक है, यहां से हमने एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं जिसको हमने बोल दिया है P। इस पॉइंट से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है हमारी R, और यहां से इसकी मान लो पूरा लेंथ करंट एलिमेंट का L है, तो स्मॉल फ्रेगमेंट अगर लेते हैं तो उसकी लेंथ है हमारी DL। ठीक, अब यहां पर अकॉर्डिंग टू द बायोट-सैविट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द DL, magnetic field is directly proportional to the sin theta, and magnetic field is inversely proportional to the position vector। ये R क्या है, R is the distance between the P and that point। ओके, अगर इस पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा R कैप अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका पूरा मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ से आता है। अब इसमें लिखा क्या है, अकॉर्डिंग टू द बायोट-सैविट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट वेक्टर DL कैरिंग अ करंट I एट अ पॉइंट P विद अ पोजीशन वेक्टर R इज गिवन बाय, तो गिवन बाय में हो जाएगा आपका DB इज प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर और R कैप। सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म। अब आप कहोगे यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी क्या रहेगी, नहीं रहेगी। आप इतना भी पूरा मेंशन कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू द बायोट-सैविट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट लेंथ करंट एलिमेंट वेक्टर DL, ऐसा सब चीज़ें आप वहाँ पर मेंशन कर। अब बात आ जाए थीटा क्या है ये, सो थीटा इज द एंगल बिटवीन द P पॉइंट एंड द करंट एलिमेंट वेक्टर। ठीक है, चलो ये भी हो गई। अब इसको यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो DB हो जाएगा, DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 ये क्या आ गया है आपका, आपने जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो आपका ये फॉर्म आ जाएगा, ये कांस्टेंट IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर R कैप। ठीक है, अब इसको हमें किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, इस लॉ को वेक्टर फॉर्म में। तो हम जानते हैं कि हमारा जो R कैप होता है वो क्या होता है, R कैप होता है यूनिट वेक्टर, और ये यूनिट वेक्टर होता है R वेक्टर अपॉन R। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा है तो ये कैसे आया होगा, क्रॉस प्रोडक्ट हुआ होगा। तो आपका यहाँ पर इन वेक्टर फॉर्म जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा DB वेक्टर इज इक्वल टू IDL क्रॉस R वेक्टर अपॉन R क्यूब, क्योंकि थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस पोजीशन वेक्टर एंड DL। ठीक है, तो आपका कहाँ पर आ गया क्रॉस प्रोडक्ट, DL क्रॉस R वेक्टर हो गया, और ये हो गया आपका बायोट-सैविट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो आप वहाँ पर ये भी मेंशन करोगे कि वेयर R कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल टू R वेक्टर अपॉन R। ठीक है, और क्या लिखोगे,
आप वहाँ पर ये भी बताओगे कि आई क्या है, करंट है, डीएल क्या है, आपने वैसे मेंशन किया है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है फिर भी आप वहाँ पर मेंशन कर दोगे। क्लियर हो गया? तो आपका ये ए पार्ट हो गया है सॉल्व। तो चलो अब बात करते हैं 21 के बी पार्ट की, जिसमें बोला गया है कि 2 आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल्स हैं जिनके नाम दे दिए गए हैं P एंड Q। ईच ऑफ रेडियस आर कैरिंग अ करंट्स 1 एम्पियर एंड √3 एम्पियर रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड कंसेंट्रिकली एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर लाइंग इन द एक्स वाई एंड वाई जेड प्लेन। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल्स। ठीक है, सबसे पहले हम अगर फिगर की बात करें तो एक कॉइल जो है उसी में कंसेंट्रिक परपेंडिकुलर रखा है दूसरा कॉइल। तो यहाँ पर हम उसको अगर ड्रॉ करना चाहेंगे तो मान लेते हैं एक कॉइल है जो कि हो गई आपकी पी कॉइल, इसके कंसेंट्रिकली आपका अनदर कॉइल परपेंडिकुलर रखा है, तो वो हो गया कुछ इस तरीके का क्यू। ठीक है, अब अगर बात करें इनकी मैग्नेटिक फील्ड की, हम एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं पहले, एक्स वाई। ठीक है, अब अगर इनकी हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, इस बीपी की अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर कॉइल ऐसे रखा है ऐसे, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर ऐसे बनेगी। तो मतलब पी कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में बनेगी बीपी, एंड क्यू वाले की, क्यू कॉइल आपका ऐसा रखा है तो वो इस तरफ, तो क्यू वाले की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस तरफ, तो वो हो जाएगी बी क्यू। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी आपकी कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर गिवन की बात करें तो गिवन में है आपके पास 2 सर्कुलर कॉइल्स जो कि हैं P एंड Q, इनकी रेडियस सेम है R। करंट आपको करंट दिया है P कॉइल में, तो हमने लिख दिया है लेट द करंट ऑफ द P कॉइल IP इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड करंट ऑफ द सेकेंड कॉइल Q इज इक्वल टू √3 एम्पियर। आपको कैलकुलेट करना है नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल्स। हम जानते हैं अकॉर्डिंग, क्या जानते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू μ0I अपॉन 2R। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं तो यही फॉर्मूला हो जाता है μ0NI अपॉन 2R, बट यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स तो है ही नहीं, एक सिंगल कॉइल है, तो हम उसको इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर बात करें, सिर्फ अभी बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल P, जिसको हमने डिनोट करा है BP से, तो ये हो जाएगा μ0I की वैल्यू कितनी है, IP हो जाएगा अपॉन 2R विच इज इक्वल टू μ0 अपॉन 2R बिकॉज IP आपका 1 है। ठीक है, तो ये टेस्ला हो गया। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल Q वो हो जाएगा BQ विच इज इक्वल टू μ0IQ अपॉन 2R, और आप लिख दोगे μ0 √3 अपॉन 2R टेस्ला, तो ये आपका BQ आ गया। ओके, यहाँ तक बात हो गई होगी क्लियर। अब हमने यहाँ पर ये भी बता दिया था कि BQ आपका इस कॉइल P का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके इस परपेंडिकुलर इधर आएगा, इसका इस तरफ आएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर किस तरीके से निकालते हैं हम हमेशा, तो √BP² प्लस BQ², ये ऐसे ही निकालते थे ना नेट मैग्नेटिक फील्ड हमेशा। तो ये हो जाएगा √μ0 अपॉन 2R का स्क्वायर प्लस μ0 अपॉन 2R का स्क्वायर, और आप √3 का स्क्वायर अलग कर दिया मैंने। क्यों? क्योंकि ये μ0 अपॉन 2R का होल स्क्वायर जो है ये दोनों में कॉमन है, इसका रूट लोगे तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा μ0 अपॉन 2R बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1 स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका μ0 अपॉन 2R मल्टीप्लाई में आएगा √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4, √4 इज 2, और ये कट जाएगा, तो आपके पास आ गई नेट मैग्नेटिक फील्ड μ0 अपॉन R टेस्ला। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स होते तो μ0 N अपॉन R आ जाती। क्लियर? तो हमने यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया। अब अगर बात करें इसकी डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन कैसे निकलता है, tan थीटा, याद आ रहा है।
हमको ये तो मालूम है कि डायरेक्शन जो है नेट मैग्नेटिक फील्ड की वो सेंटर में ही आएगी, बट कितने एंगल से होगी वो भी हम बता सकते हैं। कैसे? tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम मान लेते हैं ये रहा हमारा थीटा, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर में कौन सी फील्ड है? बीपी, तो बीपी अपॉन बीक्यू। बीपी है आपका म्यू नॉट अपॉन 2r और BQ है आपका म्यू नॉट अपॉन 2r√3। ये तो कट गया, क्या बचेगा आपका यहाँ पे? 1/√3। तो ये आ जाएगा आपका कितना? थीटा आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इंक्लाइंड आएगा आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम द एक्स एक्सिस। 30 डिग्री इंक्लाइंड है। क्लियर हो गया? तो हमने मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, हमने क्या निकाल लिया? डायरेक्शन भी निकाल ली। यहाँ पर मेन है आपका, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का कॉइल के, तो आपका कुछ सॉल्यूशन आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जानते हो कि स्टेप मार्किंग होती है, तो आपको एक एक लाइन को अच्छे से वहाँ पर मेंशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम बात करते हैं 22nd क्वेश्चन की सेट 1 के, जिसमें बोला गया है कि 2 आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स A and B आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ V वोल्ट। ये जो बैटरी है इसके पास क्या है? V वोल्ट है। विथ द स्विच S इज क्लोज्ड। अब कंडीशन क्या है? जब ये स्विच जो है ये आपका क्लोज्ड था। The switch is now opened and the free space between the plates of the capacitor is filled with the dielectric constant of dielectric constant की वैल्यू कितनी दी है? K. Find the ratio of the total energy stored in both the capacitor before and after the introduction of the dielectric. तो पहले हम सिचुएशन लेंगे when switch is closed। जब स्विच क्लोज्ड है तब आपका जो बैटरी में जो पोटेंशियल है वो कितना है? V वोल्ट है। ठीक है, अब स्विच क्लोज्ड है तो सेम पोटेंशियल पर होंगे दोनों कैपेसिटर। तो यहां से अगर आप देखोगे क्या, चार्ज ऑन कैपेसिटर A इज CV, चार्ज ऑन कैपेसिटर B इज CV2। अब एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है, आप ले लो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर A इज इक्वल टू EA विच इज हाफ CV स्क्वायर। सिमिलरली फॉर EB इट इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी हो जाएगी यहाँ पर स्टोर्ड इन कैपेसिटर बिफोर द introduction of dielectric E is equal to EA plus EB, half CV square plus half CV square विच इज इक्वल टू CV स्क्वायर। तो ये आपकी कब की एनर्जी है? जब आपका यहाँ पर कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है दोनों प्लेट्स के बीच में। ठीक है, अब क्या सिचुएशन हुई? अभी तक तो ये क्लोज्ड था। अब सेकंड कंडीशन में क्या होगा? तो पहले मैं यहाँ पर एक लिख देती हूँ कि टोटल एनर्जी स्टोर्ड जो है वो आई है CV स्क्वायर बिफोर डाइलेक्ट्रिक। साइड में मैंने लिख दिया है। अब सिचुएशन में बोला है कि अब क्या करना है कि जब स्विच अब ओपन हो गया है, अब जो ये स्विच था जो बंद था अब उसको हमने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर प्लेट्स के बीच में अब कुछ डाइलेक्ट्रिक आ गया है जिसका नाम है, जिसके कांस्टेंट की वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक के। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा? इसका तो पोटेंशियल सेम रहेगा क्योंकि अभी भी ये कनेक्टेड है, बट इसका जो पोटेंशियल है अब वो चेंज हो जाएगा जो कि हो जाएगा V डैश। तो अब हम लिखेंगे आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक K, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? K, कैपेसिटेंस
of each capacitor is equal to Kc। यहाँ तक बात भी हो गई क्लियर, हमने ये पढ़ा हुआ था। अब now switch is opened, आप लिख सकते हो now as switch is opened, therefore potential of two capacitors changed, that is let the potential of a capacitor is V and B का हमने ले लिया V डैश। अब ये जो V डैश है इसकी वैल्यू क्या होगी? सो आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिस पोटेंशियल इज गोइंग टू बी डिक्रीज बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू। जो पोटेंशियल था वो डिक्रीज होगा के फैक्टर से, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ये। अब यहाँ पर बात क्या करनी कि इसकी हमें एनर्जी स्टोर्ड, तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ए इज क्या फॉर्मूला होता है? हाफ सी वी स्क्वायर, यही होता था। अब यहाँ पे सी जो है वो के सी हो गया है, तो के सी वी स्क्वायर, ठीक है। ई बी क्या हो जाएगा? ई बी हो जाएगा हाफ के सी वी डैश स्क्वायर, और वी डैश की वैल्यू है हमारी हाफ के सी वी अपॉन के स्क्वायर, विच इज इक्वल टू हाफ के सी वी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। के से के हो गया है कैंसिल, तो ये हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन के, ठीक है। तो हमारी बी की जो एनर्जी स्टोर्ड है वो हो गई है हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन के, और इसकी है हाफ के सी वी स्क्वायर। टोटल एनर्जी हमें फाइंड करनी है। टोटल एनर्जी क्या हो जाती है हमारी? ई ए प्लस ई बी विच इज हाफ के सी वी स्क्वायर प्लस हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन के। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? आप पहले हाफ कॉमन कर सकते हो, सी कॉमन निकालोगे, वी स्क्वायर कॉमन निकालोगे, अंदर ब्रैकेट में आएगा के प्लस 1 अपॉन के, और इसको भी अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा हाफ सी वी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? इस लाइन को देखो, रेशियो ऑफ टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ द कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। हम रेशियो निकालने जा रहे हैं। रेशियो निकालना है, किसका निकालना है? बिफोर एंड आफ्टर का। तो आफ्टर वाला ये है, बिफोर वाला हमने वो लिखा है। तो सी वी स्क्वायर अपॉन हाफ सी वी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के। ये तो हो गया है सारा कैंसिल। क्या आ जाएगा आपके पास? 2k अपॉन के स्क्वायर प्लस 1। तो आप लिख दोगे हैज द रेशियो ऑफ द टोटल एनर्जी स्टोर्ड बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज 2k अपॉन के स्क्वायर प्लस 1। और इसको आप जब भी आप वहाँ पे लिखोगे इसको एक ब्लॉक में रख दोगे। तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन है ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि बाद में जो इसका पोटेंशियल है बी का स्विच ओपन होने के बाद वो चेंज हो जाएगा और डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर के, ठीक है। 1 अपॉन के हो जाएगा, फैक्टर 1 अपॉन के। क्लियर? चलो बात हो गई। वी डैश क्या हो जाता है? वी अपॉन के हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। तो चलो बात करने जा रहे हैं सेट 1 के सेक्शन डी के क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23 से ही हमारा सेक्शन डी होगा। सेक्शन डी में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था और जो था हमारा 4 मार्क्स का। तो यहाँ पे मार्क्स आपको ऑलरेडी मेंशन है और ये एक केस स्टडी पर बेस्ड है जिसको हम रीड करने जा रहे हैं। आशाज मदर रीड एन आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर अबाउट अ डिजास्टर दैट टुक प्लेस एट चेरनोबिल एंड शी कुड नॉट अंडरस्टैंड मच फ्रॉम द आर्टिकल एंड आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द आशा रिगार्डिंग द आर्टिकल। आशा ट्राई टू गिव
आंसर हर मदर्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हाट शी लर्नड इन क्लास 12th फिजिक्स। एंड इसमें आपके 3 पार्ट दिए हैं, आपको अपना आंसर अकॉर्डिंग टू द मार्क्स आपको देने ही हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट वाज द इंस्टॉलेशन एट चेरनोबिल वेयर द डिजास्टर टुक प्लेस एंड व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वाज द कॉज ऑफ दिस डिजास्टर। तो चेरनोबिल में जब उस टाइम पर आर्टिकल आया होगा तो चेरनोबिल में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन हुआ था। तो आप लिखो द इंस्टॉलेशन एट चेरनोबिल वेयर द डिजास्टर टुक प्लेस वाज न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, फिर पूछा गया है कि आपके अनुसार मतलब क्या है, मतलब क्या डिजास्टर कॉज हो सकता है। अब जब भी कोई भी अगर डिजास्टर होता है तो कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी के कारण ही होगा। जैसे कि अगर हमें कोई भी अगर बीमारी होती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विटामिन वगैरह की कमी के कारण हमें दिखता नहीं है प्रॉपर, लाइक एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट की डिज़ाइनिंग में कुछ फॉल्ट हो सकता है जिसके कारण ये डिजास्टर हुआ हो। तो ये आप आशा ने अपनी मम्मा को आंसर दिया है जो उसने क्लास 12th में पढ़ा। तो पहला उसने बोला डेफिशिएंसी इन डिजाइनिंग मे बी द कॉज ऑफ दिस डिजास्टर। एंड सेकंड में उन्होंने बोला कि सेकंड उसने कॉज दिया कि अब चलो या तो डेफिशिएंसी होगी या फिर जब उसको ऑपरेट करने और ऑपरेशन जो टीम है उसको रेगुलेट करने वाली उनकी वजह से भी कुछ हो सकता है या तो उनसे कुछ गलती हो गई हो। तो फिर उसने बोला ऑपरेटिंग रेगुलेशन मे बी द सेकेंड कॉज ऑफ दिस डिजास्टर। तो उसने अपने आंसर दे दिए। अब अगर दूसरा पार्ट देखें तो उसमें बोला गया है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी इन द इंस्टॉलेशन एट चेरनोबिल। अब क्योंकि चेरनोबिल में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था तो न्यूक्लियर पावर प्लांट की सिर्फ 2 ही प्रोसेस होती है, एक होता है उसमें फ्यूजन, एक होता है उसमें फिजन। लेकिन अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट जब इंस्टॉल किया गया है तो वहाँ पर जो प्रोसेस हो रही रिलीज ऑफ एनर्जी की दैट इज न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर बी पार्ट का आंसर होगा न्यूक्लियर फिजन वो प्रोसेस थी जिसमें क्या होता है कि जब आप किसी यूरेनियम आइटम को बॉम्बार्डमेंट कराते हो बहुत सारे न्यूट्रॉन से तो उसमें से जो पैरेंट जो न्यूक्लियस है यूरेनियम का दैट वाज गोइंग टू बी स्प्लिट इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई मे बी दैट वाज अ क्रिप्टन एंड बेरियम। तो यहाँ पर जो यूरेनियम है 235 तो ये आप वहाँ पर अपनी रिएक्शन बताएंगे दैट इज जब हमने यूरेनियम को बॉम्बार्डमेंट कराया है न्यूट्रॉन से तब वो स्प्लिट हो जाता है टू लाइटर न्यूक्लियाई दैट इज बेरियम एंड क्रिप्टन के फॉर्म में। बेरियम 14456 बेरियम एंड 1836 क्रिप्टन प्लस साथ में कुछ न्यूट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं और साथ में एनर्जी तो ऑब्वियसली रिलीज होगी। सो दिस इज द प्रोसेस। उसके बारे में आप एक लाइन लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, वहाँ पर आप फिनिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पेरेंट न्यूक्लियस जो है 2 स्प्लिट होकर 2 डॉटर न्यूक्लियाई 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म करता है। तो ये हैवी न्यूक्लियस होता है, ये लाइटर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने सी पोर्शन में जिसमें पूछा गया है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वर द वैल्यूज डिस्प्लेड बाय आशा एंड हर मदर। क्या डिस्प्ले हो रही है आपको वैल्यूज़ उनकी। तो अब जब उनकी मदर ने आर्टिकल को रीड किया जब उनको क्लियर नहीं हुई चीज़ें तो वो उसको जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थी। तो सबसे पहले जो मदर की जो हमें वैल्यू दिखती है दैट वाज क्यूरियोसिटी या फिर वो क्यूरियस है टू नो द थिंग्स। एंड जो आशा की जो उन्होंने जब आशा ने सब कुछ मम्मा की बात सुन के अपना आंसर दिया तो उसको उस चीज़ के बारे में उसको मालूम था, मतलब दैट द शी विल हैव अ साइंटिफिक एप्टीट्यूड, मतलब उसे साइंटिफिक नॉलेज थोड़ी बहुत थी। तो इसकी वैल्यू हमें दिखती है कि उसके पास एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड अवेलेबल था जिसके कारण वो अपनी मॉम को समझा पाई जो भी उसे उस आर्टिकल को पढ़ने का समझ में आता है जो उसने अपनी क्लास 12th में फिजिक्स में पढ़ा था। तो उसने उसके अकॉर्डिंग ही अपनी मदर को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो यहीं पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो फिनिश होगा और ये 4 मार्क्स का है। आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपना आंसर देना है। नॉट आपको ये ना करो कि ना मतलब आपने बहुत ही कम लिख दिया या बहुत ही ज़्यादा लिख दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। नंबर तो सिर्फ 4 मार्क्स ही रहेंगे। चलो अब मूव करेंगे 24th क्वेश्चन से। 24th क्वेश्चन से हमारा सेक्शन ई चालू हो जाएगा जिसमें 24 to 26 हमारे कितने मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। चलो मूव करते हैं।
नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 24 के ए पार्ट पर हम बात करने जा रहे हैं, जहां पर बोला गया है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन, आपको डेरिवेशन करना है फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको बोली है E ड्यू टू अ डाइपोल ऑफ लेंथ 2a एट अ पॉइंट डिस्टेंट r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, कंसीडर एन डाइपोल ए बी ऑफ लेंथ 2a, जो मैं बोल रही हूँ वो आपको लिखना भी है एग्जाम में, ठीक है। 2a हैविंग चार्जेस प्लस q एंड माइनस q। अगर आपने इतना लिखने के बाद जो मैंने बोला उतना लिखोगे, फिर लिखोगे हैज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कितना होता है, P इज इक्वल टू Q dot 2a. This is equation 1. Now consider a point P on the axis of the dipole from the center of the dipole having a distance r. Now if you can see here, then you can say this distance BP क्या हो जाएगी, अगर ये पूरा 2a है तो सेंटर से a तक की डिस्टेंस से यहाँ तक की डिस्टेंस से, ओके, देन BP will become this whole distance is r and this distance is a, then this portion is become r minus a and AP is क्या हो जाएगा, सेंटर तक की डिस्टेंस r है, ये a है, तो a तक आने में कितना हो जाएगा r प्लस a। दिस इज व्हाट BP हो गया आपका r माइनस से और AP हो गया आपका r प्लस से। ठीक है, इतना पोर्शन भी आप लिख दोगे। देन आप यहाँ पर मेंशन करोगे लेट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट E1 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस Q, एंड E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q। नाउ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बोला है यहाँ पर, E से डिनोट करना है, विच इज इक्वल टू E2 माइनस E1, यही होता है इसके पूरे की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, यही पढ़ा है। अगर किसी पॉइंट पर हमें कितनी डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है r डिस्टेंस पे, तो ये लगाते हैं। यहाँ पर अगर E2 की बात करें तो क्या होगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस Q के कारण है, तो माइनस Q के कारण यहाँ तक कि कितनी डिस्टेंस एट पॉइंट P पर, r माइनस से, तो r माइनस a का स्क्वायर माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r प्लस a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस Q के कारण। यहाँ से आपको दिख रहा है कि Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट हमने बाहर निकाला, ब्रैकेट में बचेगा 1/r माइनस a का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस a का स्क्वायर। इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस r प्लस ए का स्क्वायर, दैट मीन्स a, ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको आप और सिंप्लीफाई करोगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, देन यू कैन सी ऊपर आपका बचेगा Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट और सिंप्लीफाई होने के बाद 4RA अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? चलो अब यहाँ से देखने के बाद, और आपने यहाँ पर एक आपने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि P इक्वल टू क्या है, Q डॉट 2a। अब अगर मैं यहाँ पर Q डॉट 2a ले आऊँ, ला सकती हूँ क्या? देखो ला सकते हैं, कैसे? यहाँ से Q डॉट 2a आप ऐसे लिख दो। अब क्या बचेगा आपके पास, क्या बचा है, एक 2 बचा है, एक r बचा है, तो 2r अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से इतना फॉर्म क्या हो जाएगा, P। तो अब आपका फॉर्मूला आ जाएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, कितना आ जाएगा, 2PR अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर।
ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर आपको कंडीशन दे दी जाए दैट आर इज मच मच ग्रेटर देन ए, तब क्या हो जाएगा, ये तो कुछ जीरो बहुत बड़ी वैल्यू है एकदम लाख में, और मैं 0.1 काउंट करूँ, क्या मतलब, उसका कोई मतलब नहीं ना। तो यहाँ पर अब हो जाएगा 2pr अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r4, ये r से r कटेगा तो ये आ जाएगा 2p अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r3, और कहीं जगह पर लिखा होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r3, एंड दिस इज द रिजल्ट फॉर द एक्सियल लाइन। तो आपने यहाँ पे डिराइव कर दिया, कोई दिक्कत, आपका आंसर आ गया। तो आप लिख दोगे हैंस द इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू अ डाइपोल ऑफ लेंथ 2a एट अ पॉइंट डिस्टेंट r फ्रॉम द सेंटर of the dipole on the axial line is 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r3। ये आप इसको ब्लॉक में कवर करके ऐसे मेंशन कर दोगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलो देखते हैं अपना इसका बी पार्ट। तो चलो बात करते हैं हम अपने इसके बी पार्ट की, जिसमें आपको ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन ई एंड आर फॉर आर इज मच मच ग्रेटर देन ए। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अभी आया दैट इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r3 वेयर p इज द डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो इसके लिए जो ग्राफ प्लॉट होता है जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है दैट इज आर एंड ई के बीच में करना है। हम यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि अगर हमारा आर टेंडिंग टू इंफिनिटी देन ई विल बिकम 0, है ना। इसका कुछ ग्राफ बनता है ऐसा, जहां पर आप देख पाओगे कि अगर हम आर को बढ़ा रहे हैं, आर को अगर बढ़ाएंगे तो ये जो है अप्रोक्सीमेटली 0 की कंडीशन पर आता है। तो ये ग्राफ हो गया, बी पार्ट हो गया सॉल्व। नाउ कम टू द सी पार्ट। सी पार्ट में बोला है कि इफ दिस डाइपोल वर कैप्ड इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द डाइपोल इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इन बोथ द केसेस। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको बोला गया है कि यहाँ पर अपने को क्या रखना है, अपना डाइपोल रखना है। तो ये रख दिया ए बी जिसकी लेंथ है 2a। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है ई नॉट। अब यहाँ पर हमको ये बताना है एक्सप्रेशन किसका लिखना है, स्टेबल और अनस्टेबल का। तो अगर ये स्टेबल है तो इस तरीके का होगा। स्टेबल की कंडीशन में इन स्टेबल इक्विलिब्रियम अगर आपको अच्छे से याद हो तो टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है। हम ये फॉर्मूला तो बहुत अच्छे से जानते हैं, पी क्रॉस ई होता है, फिर उसका खोलते हैं ब्रैकेट। यहाँ पर जो थीटा है दैट इज 0। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट, यहीं पर डाइपोल मूवमेंट लग रहा है, यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, तो थीटा आपका 0 डिग्री रहेगा। तो ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री, ये 0 डिग्री और साइन 0 होता है 1, तो टॉर्क आपका कितना हो गया, 0 हो जाएगा। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। अगर यहाँ पर अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी है, अनस्टेबल में क्या कंडीशन हो जाएगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जो थीटा रहता है मतलब पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में दैट इज गोइंग टू बी, यहाँ पर रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर P वेक्टर है, यहाँ पर E वेक्टर है, दोनों के बीच में जो एंगल है वो रहेगा 180 डिग्री। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कंडीशन हो जाएगी थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन टॉर्क इज ऑल्सो विल बिकम 0। तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो अनस्टेबल हो चाहे वो स्टेबल हो, जो टॉर्क एक्ट करेगा दोनों ही केसेस में दैट वुड बी 0। ठीक है, ये देख लिया आपने, कोई दिक्कत, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 24 ए पार्ट, जिसमें बोला गया है कि यूजेस द गॉस थ्योरम टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन थिन शीट विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली प्लेन थिन शीट। अब यूनिफॉर्मली चार्ज है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली रहा होगा,
हमने भी कर दी है एंड इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा है। अब यहाँ पर क्योंकि हमें गॉस थ्योरम का यूज़ करना है तो देन वी हैव टू नो अबाउट द गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस ना एक बार में तो ड्रॉ नहीं हो सकता, मतलब आप ये सोचो कि आप कल रात में पढ़ रहे हो और आपने कर लिया, सबके नहीं। कभी क्वेश्चन सेम आ सकता है बट कई बार क्वेश्चन डिफरेंट भी आते हैं, है ना। तो आपका गॉसियन सरफेस आप जब करते रहोगे ना प्रैक्टिस रिगार्डिंग द गॉस लॉ के एप्लीकेशंस में जहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पर आपको समझ में आने लगेगा ऐसा कुछ प्लेन है तो उसके लिए गॉस जो गॉसियन सरफेस है वो कुछ इस तरीके का होगा। तो यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस है वो कुछ रहेगा इन द फॉर्मेट ऑफ सिलेंड्रिकल। क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड, यहाँ से भी रेडियली आउटवर्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ई वेक्टर हो गया। ठीक है, अब इस सरफेस को अगर मैं यहाँ से देखूंगी तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो बाहर की तरफ आएगा। अगर मैं ये सरफेस है इसको मैं यहाँ से वहाँ से देखूंगी तो एरिया वेक्टर कहाँ निकलेगा, रेडियली आउटवर्ड, तो इसका डीए भी यहाँ पर, इसमें भी डीए इस तरफ। ठीक है, अब मेरा ये सरफेस में अगर यहाँ से देखूँ तो इसका भी कुछ गॉसियन सरफेस जो रहा होगा जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, इमेजिन करूँगी तो यहाँ पर इस तरीके का सर्कल है, वहाँ से वो निकल रही है क्योंकि ये इस तरीके का है ना। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर इसका होगा इस तरीके का, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है यहाँ पर होगा 90 डिग्री, ये रहा आपका डी है। अब यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस है वो उसके अगर देखो तो फर्स्ट प्लेन, सेकंड प्लेन एंड थर्ड प्लेन। ठीक है, तो आप पहले क्या लिखोगे, कंसीडर एन इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट। ठीक है, लेट ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीए बी द एरिया वेक्टर। आप सभी चीजें लिख दोगे, वहां पर मेंशन करोगे। नाउ कंसीडर द गॉसियन सरफेस and according to the Gauss law, total flux is equal to the charge enclosed inside the surface, Gaussian surface upon epsilon naught। इसको आप ब्लॉक में ऐसे रखोगे। Now for this case if we are going to find the total flux, ये का टोटल फ्लक्स अगर आप निकालोगे तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स फॉर फर्स्ट सरफेस, फ्लक्स फॉर सेकेंड सरफेस एंड फ्लक्स फॉर थर्ड सरफेस। ठीक है, एंड फ्लक्स फॉर फर्स्ट सरफेस का जो फॉर्मूला, टोटल वाला तो फॉर्मूला आपको पता है, जो फ्लक्स वाले का फर्स्ट का फॉर्मूला होगा वो होगा इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा 1। अब थीटा 1 फर्स्ट सरफेस के लिए देखोगे तो डी ए एंड एरिया वेक्टर दोनों ही सेम प्लेन पर है। अगर ये एरिया वेक्टर है, ये डीए है, तो दोनों सेम, तो दोनों पैरेलल, थीटा क्या है, 0 है। तो यहाँ पर थीटा 1 0 है, यहाँ पर थीटा 2 0 है एंड यहाँ पर जो थीटा 3 है वो है 90 डिग्री। ठीक है, तो मैं सारा पहले ऐसे लिख दूँ, cos थीटा 2 प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए cos थीटा 3। तो ये वाला तो चला जाएगा, 0 हो जाएगा, क्यों, थीटा 3 90 डिग्री है, कॉस 90 0 होता है। तो आपके पास बचेगा कॉस ई डी ए कॉस 0 प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 होता है 1। तो मैं डायरेक्ट लिख दी है, आप वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करोगे। मेरे पास उतनी स्पेस नहीं है, इसलिए मुझे इतने सारे क्वेश्चंस आपको बताने हैं, इसलिए मैंने वो वाला पोर्शन स्किप कर दिया। आपको स्किप नहीं करना है, कॉस 0 कॉस 90 ऐसे मेंशन करोगे, फिर लिखोगे सिंस कॉस 0 इज इक्वल टू 1 एंड कॉस 90 इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन विल बिकम लाइक दिस। यहाँ से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो कॉमन है, ई डी ए इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, ई अपन ने बाहर निकाली, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो यहाँ से जो फ्लक्स टोटल है वो आपका आ जाएगा 2EA। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लक्स टोटल का हमारे पास फॉर्मूला एक ये भी है जिसको हमने अभी तक ब्लॉक में लिखा था, मैंने भी वही करा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसके बाद आप लिखोगे सिंस सरफेस चार्ज डेंसिटी
इज व्हाट, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, दैट इज Q अपॉन A। और यहाँ पर जो ये Q है वो भी इनसाइड वाला ही आएगा। ठीक, अब तो यहाँ पे मैं क्या करूँ कि Q अपॉन A आ जाए, तो मैं करूँगी इस एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाती हूँ, इस एरिया को इधर, तो Q इनसाइड अपॉन A इज इक्वल टू TE एप्सिलॉन नॉट, जहाँ से मेरा मुझे मालूम पड़ेगा सिग्मा इज इक्वल टू 2E एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से मुझे क्या निकालना है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर दिस केस। तो आपका यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। तो आप लिख दोगे हैज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन थिन शीट विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको आंसर मिल जाएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप विद द आपको ये भी मेंशन करना है कि वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, है ना। और आप सब चीज़ें, सिग्मा क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक ई क्या है, सब चीज़ें आप बताओगे, अच्छे से मेंशन करोगे। गॉस लॉ को भी वहाँ पर ये वाला भी लिखोगे। उसके पहले की जो लाइंस थी मैंने आपको बताई थी वो भी आप मेंशन करोगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलो मूव करते हैं इसके बी पार्ट पर। नाउ कम टू द 24th के बी पार्ट में, जिसमें बोला गया है कि एन इनफाइनाइटली चार्ज थिन प्लेन शीट हैज अ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉइंट चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस R इन फ्रंट ऑफ द चार्ज प्लेन शीट। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक ए पार्ट में देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इनफाइनाइटली प्लेन चार्ज, जिसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा होती है, वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी अभी आपने देखा। अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉइंट चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होगा वो होता है, फॉर दिस केस ये पूरी लाइन आप लिखोगे, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से कहाँ लाना है, R तक लाना है, नेगेटिव यहाँ पर FDR, दिस इज द फॉर्मूला, इसको आप करोगे ब्लॉक में। एंड हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहां से फोर्स का एक फॉर्मूला मिलेगा दैट इज नेगेटिव इन्फिनिट R। फोर्स को हम लिख सकते हैं EQ/dr। ठीक है, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो हमारे लिए कांस्टेंट होगी, तो वर्क डन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बाहर निकाली, ओके, क्यों हमने बाहर निकाला, अंदर रह गया इन्फिनिटी R/dr। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी अगर रख दोगे तो 2 माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यों, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, अंदर फिर भी बचेगा आपका यही। अब इसको भी अगर आप इंटीग्रेशन हटाओ और सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, माइनस Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा आपका। लिमिट आप रखोगे इन्फिनिटी माइनस R एंड दिस विल बिकम, इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस करोगे दैट विल इन्फिनिटी। तो आपका वर्क डन कितना आया इस केस के लिए, इन्फिनिटी आ जाएगा। और यहीं पर आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा इन्फिनिटी के टर्म्स में, और आप वहाँ पर लिख दोगे हैंस दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड। ठीक है, क्लियर, सॉल्व कर लोगे, सारी चीज़ें आप लिखोगे कि वहाँ पर F क्या है, DR क्या है, सब चीज़ें वहाँ पर बताओगे।